पिछले वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम वो गुड्स की मालकियत कैसे प्रूव की जा सकती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है, through that it is proved that who is the person who has the right to take those goods, means who is presumed to be the owner। वो कैसे तय होगा? तो वो जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स रहता है उसके बेसिस पे जिसके पास वो डॉक्यूमेंट रहेगा उसमें गुड्स का डिस्क्रिप्शन रहेगा, तो उससे ये तय होगा कि दैट पर्सन इज द ओनर ऑफ गुड्स। मतलब अब वो ओनर है तो ये जो डॉक्यूमेंट बनता है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जैसा प्रचलित है वैसा ही डॉक्यूमेंट रहेगा। कोई अलग तरीके से बना के दिया जाएगा तो इट वोंट बी एक्सेप्टेड। तो इट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड एज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। ये एक बात हुई। दूसरा, द पर्सन हु इज हैविंग दैट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल has the right to take the goods, means he has the right to take the goods, he is entitled to receive the goods from the seller, and this right to take the goods from the seller is unconditional। मतलब किसी कंडीशन के साथ नहीं रहेगा। उनको, जिसके पास ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है, वो जाके सेलर से अपने गुड्स अनकंडीशनली ले सकते हैं। इसी तरीके से जो सेलर है उसकी जिम्मेदारी है कि ही शुड डिलीवर द गुड्स विदाउट एनी कंडीशन। सेलर ने गुड्स बगैर किसी भी शर्त रखे वो गुड्स उस बंदे को देना है जिसके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है। अब कुछ उदाहरण के हम कौन सी चीज़ों को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मान सकते हैं। तो एक है रेलवे रिसीट, फिर एक है बिल ऑफ लैडिंग, फिर एक है तुम्हारा डॉक वारंट, फिर एक है वॉर हाउस या वॉर फिंगर्स वेयर हाउस और वॉर फिंगर्स सर्टिफिकेट, फिर एक तुम्हारा है डिलीवरी ऑर्डर, एक तुम्हारा है डिलीवरी ऑर्डर। तो व्हाट इज बिल ऑफ लैडिंग? तो शिप पे जब गुड्स चढ़ाए जाते हैं जो किसी को डिलीवर करने हैं, तो शिप के जो कैप्टन हैं वो उसको एक्नॉलेज करते हैं कि यस ही इज हैविंग दोज गुड्स, एंड दिस बिल ऑफ लैडिंग इज द एविडेंस एज द टाइटल टू द टाइटल ऑफ गुड्स। ओके, देन रेलवे रिसीट। तो रेलवे से यदि गुड्स भेजे जा रहे हैं तो again the railway company acknowledges कि yes it is having these goods and these are किसको हैंड ओवर करना है वो उसमें मेंशन रहेगा। तो अकॉर्डिंगली द रेलवे कंपनी इज कैरिंग दोज गुड्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस टू द डेस्टिनेशन फॉर सम पर्सन। तो जिसके पास वो रेलवे रिसीट रहेगी वो खुद या वो किसी को एंडोर्स करके वो गुड्स लेने का उन्हें अधिकार है। सो यहाँ पे दैट रेलवे रिसीट विल बी द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। इसी तरीके से डिलीवरी ऑर्डर रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है शिप से ही गुड्स जाएं या रेलवे के थ्रू ही जाएं, किसी और तरीके से भी यदि गुड्स जा रहे हैं तो वहाँ पे डिलीवरी ऑर्डर रहेगा जिसमें ओनर जो है गुड्स का वो स्पेसिफाई कर देगा कि ये गुड्स किसको अब हैंड ओवर करने हैं। फिर वेयरहाउस सर्टिफिकेट बोलो या फिर वॉर फिंगर्स सर्टिफिकेट बोलो, तो जिस जगह पे गुड्स रखे हुए हैं उनकी तरफ से एक रिसीट रहती है या इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट मिलता है कि उनके पास जो गुड्स हैं वो किसके बिहाफ पे, मतलब कौन वो गुड्स का मालिक है। ज़रूरी नहीं है कि उस वेयरहाउस में सारे गुड्स उस बंदे के हों, लेकिन कुछ पर्टिकुलर गुड्स किसके हैं तो जिसका नाम रहेगा उस पे ही इज हैविंग द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। दैट वेयरहाउस सर्टिफिकेट और वॉर फिंगर्स सर्टिफिकेट इज द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। इसी तरीके से डॉक ओनर के पास से भी DOC के डॉक ओनर के पास से भी जो सर्टिफिकेट मिलता है तो दैट इज ऑल्सो द एविडेंस और दैट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स। अब सेल ऑफ गुड्स का जो दूसरा इंपॉर्टेंट, एक है गुड्स और दूसरा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है प्राइस। तो प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो इस पर सेक्शन 9 एंड 10 मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 9 और 10 में प्राइस के प्रोविजंस डिस्कस किए गए हैं। तो जनरली प्राइस इज फिक्स्ड
by mutual consent of the parties, buyer और seller तय करते हैं कि what should be the price of the goods, and according to that the price is decided. Second, it can be the prevailing market value, वो भी हो सकता है, तो वो वैसा भी तय कर सकते हैं कि उस समय जब जो मार्केट वैल्यू रहेगी, according to that the price will decide it. And in case of some dispute, they will sit and decide. So in that situation, a third person, an arbitrator or some mediator can be asked, and he will determine the price of the goods. So these are some important things which you have to keep in mind related to the Sale of Goods Act. And is there any stipulation related to payment? तो जनरली देयर इज नो सच स्टिपुलेशन के पहले पेमेंट होगा फिर ही गुड्स की डिलीवरी होगी. लेकिन यदि बायर और सेलर ऐसा तय करते हैं तो ये हो सकता है कि द बायर हैज टू पे सम अर्नेस्ट मनी, मतलब कुछ एडवांस वो पे करें, उसके बाद सेलर गुड्स डिलीवर करेंगे, या फिर उससे रिलेटेड जैसा भी वो दोनों आपस में तय करेंगे उस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट आगे प्रोसीड करेगा. I hope the concept related to document to title of goods is clear. Then how price is determined is clear. इसके अलावा तुम और किसी टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हो तो एक ही बात है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा. आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताइए. डू यू वॉन्ट मी टू कंटिन्यू इन द सेम मेथड, या फिर इसमें कुछ और तरीके से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, वो आप बताएंगे तो ही मैं समझ पाऊंगी. So kindly give your positive comments in the comment section. Kindly stay tuned. Happy learning. Bye-bye.